Hello everyone, good evening to all of you. So this is Sarvesh here and welcome to all of you in Sudhakar Sir classes and आज हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि क्लास 10th के लेवल पे आपको ये कंसेप्ट बार बार परेशान करेगा। आपका ये कंसेप्ट पहले चैप्टर में भी है, नेशनलिज्म यूरोप में भी है, आपका सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया भी है। तो आपको ये चीज़ देखने को साफ तौर पे मिलेगी कि भैया पहले चैप्टर में भी नेशनलिज्म है, दूसरे चैप्टर में भी नेशनलिज्म है। आपका कोई भी रेवोल्यूशन आप पढ़ोगे उसमें भी आपका नेशनलिज्म घुस जाएगा। जब तक आप नेशनलिज्म के कंसेप्ट को नहीं सीखोगे ना, तब तक आप क्या करोगे, उन चैप्टर्स को समझ नहीं पाएंगे। ना ही पहला चैप्टर समझ पाएंगे, ना ही दूसरा चैप्टर समझ पाएंगे। तो ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट शुरू करने से पहले ना एक चीज़ समझना पड़ेगा। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन आज मैं नहीं, दुनिया का हर राजनेता, भारत का हर राजनेता, गली में रहने वाला कोई भी लड़का हो, क्रिकेट खेलने वाला लड़का हो, गरीब बच्चा हो, अमीर बच्चा हो, पूछता रहता है, भले उसे कुछ आए ना आए। तो क्वेश्चन भैया आपका ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कि इज इंडिया नेशन इन मेकिंग। आपका क्वेश्चन है बेसिकली इज इंडिया, क्वेश्चन है इज इंडिया अ नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग। अब आप लोग सोचे होंगे सर पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भैया क्वेश्चन मैं लिखूंगा तब जाके आपके मन में आपके मन में उत्सुकता जागेगी कि भैया ये इंडिया अ नेशन इन मेकिंग जो है ना, क्या इंडिया नेशन है? तो आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल नेशन है। नेशन नहीं है क्या? सब बोलते भारत राष्ट्र है, भारत देश है, वहां रह रहे हैं। पर थोड़ा सबर करिए, रुको जरा, सबर करो। नेशन इन मेकिंग है कि नहीं, ये समझने के लिए हमें ना पहले कंसेप्ट सीखना होगा कि नेशनलिज्म का कंसेप्ट होता क्या है। जब नेशनलिज्म सीख जाओगे ना, उसके बाद पता चलेगा इज इंडिया नेशन इन मेकिंग और नॉट। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, एक चीज और, दूसरी चीज, इस चैनल पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आप जाइए एक बार देखिए, पूरे यूट्यूब पे संभालिए कि नेशनलिज्म का कंसेप्ट कहीं सिखाया है कि नहीं सिखाया है। अगर आपको सुधाकर सर क्लासेस वाली क्वालिटी मिल रही है तो चैनल को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब कंसेप्ट सीखने के बाद अगर आप दे पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं दे पाते हैं तो मत सब्सक्राइब करिएगा, मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी मैं अपनी रेगुलर क्लासेस लेता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो मैं हमेशा सिखाता हूँ कि लास्ट में आईएसएम जिस चीज की होती है ना, क्या होता है भैया? आईएसएम। तो क्या हो जाती है? आइडियोलॉजी हो जाती है। मेरे साहब समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एनीथिंग जिसके भी लास्ट में आईएसएम में क्या है? आइडियोलॉजी है, दृष्टिकोण है, सोचने का तरीका है। सोशलिज्म आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी है, आपका कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी है, आपका एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी है। तो भैया क्या है? लास्ट में आईएसएम है। तो सर ये भी आइडियोलॉजी है? हाँ भैया ये भी आइडियोलॉजी है। अच्छा सर आइडियोलॉजी है तो कैसी आइडियोलॉजी है? भैया ये ऐसी आइडियोलॉजी है विच प्रमोट्स, क्या लिखता है? विच प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। तो भैया ये ऐसी आइडियोलॉजी है जो नेशन स्टेट के फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा सर, मतलब नेशनलिज्म वो दृष्टिकोण है जो आपके नेशन बनाने के आइडिया को प्रमोट करता है? हाँ भैया, नेशन स्टेट को आइडिया को प्रमोट करने वाली आइडियोलॉजी को ही क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। अच्छा सर, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझाइए, समझाते हैं। देखिए, हमने कह दिया कि इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, बट हाउ डज इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट? क्वेश्चन है कैसे प्रमोट करता है? भैया इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सम कलेक्टिव आइडेंटिटी। बोले कलेक्टिव आइडेंटिटी के दम पे सपोर्ट आपका नेशन स्टेट बनता है। और बोले और बोलिए किस आधार पे बनता है? ये कलेक्टिव आइडेंटिटी आपकी किसी भी आधार पे हो सकती है। बोले किस आधार पे हो सकती है? भैया कलेक्टिव आइडेंटिटी रिलीजन के आधार पे बना लो, बन गया नेशन। पाकिस्तान किसके आधार पे बना है? धर्म के आधार पे बना है। हो गया कि नहीं हो गया रिलीजन? ऑनलाइन कह रहा हूं, पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, लैंग्वेज देख लीजिए, लैंग्वेज के बेसिस पे बना दो। फ्रांस में कौन रहता है? फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं, बन गया नेशन स्टेट। अच्छा और बता दो, इंडिया, लो भैया सवाल आ गया, इंडिया। अब इंडिया को धर्म के आधार पे बोलोगे मामला गड़बड़ा जाएगा, लैंग्वेज के आधार पे बोलोगे मामला गड़बड़ा जाएगा। तो मैटर क्या है भैया? इंडिया किस आधार पे नेशन स्टेट है? तो पहला वाला क्वेश्चन याद करो, इज इंडिया नेशन इन मेकिंग। उसका जवाब मिलेगा इंडिया किस आधार पे, अभी जवाब दूंगा। पर अभी समझो कि नेशनलिज्म क्या है। आइडियोलॉजी है विच प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। सो द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट कैन बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब मैं भारतीय, मतलब तुम वीडियो देख रहे हो तुम भारतीय, तुम्हारा भाई बगल में बैठ के क्रिकेट खेल रहा है वो भारतीय, तुम्हारे भाई का दुश्मन तमिलनाडु में रह रहा है, तमिलनाडु क्या हो गया? भारतीय।
बोले मतलब हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये मतलब नहीं है। बोले हम भी भारतीय तुम भी भारतीय। बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है? बोले कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं शो करता है। बोले हम भी भारतीय तुम भी भारतीय, बोले क्या शो करता है? कलेक्टिव आइडेंटिटी शो करता है। इसका मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ अ नेशन। मेरी बात समझिए की कोशिश करिएगा। अगर ये आइडियोलॉजी आपके नेशन स्टेट के फॉर्मेशन को प्रमोट करती है तो वो कलेक्टिव आइडेंटिटी के बेसिस पे प्रमोट करती है। वो कलेक्टिव आइडेंटिटी आप कैसे भी डेवलप कर लो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, आपका वो डेमोक्रेटिक, एक सेकंड ये क्या हो गया, आपका वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बेसिस पे भी हो सकता है। किस बेसिस पे हो सकता है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे मैं आपको सच बताऊं तो इंडिया जो नेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। मतलब कि लैंग्वेज के आधार पे नहीं है। तमिलनाडु वाला भी इंडिया का पार्ट है, हिंदी बोलने वाला भी इंडिया के पार्ट है, पर जब भी जनगण मन होता है हम भी ऐसे खड़े हो जाते हैं, तमिलनाडु वाला भी ऐसे खड़ा हो जाता है। बोले ये क्या वैल्यूज है? बोले डेमोक्रेटिक वैल्यूज है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मोटा मोटा क्या समझ में आता है कि नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट and the formation of nation state is promoted on the basis of some collective identity। कलेक्टिव आइडेंटिटी किसी भी बेसिस पे आ सकती है, रिलीजियन, लैंग्वेज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एटसेट्रा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अब आगे थोड़ा सा सीख लेते हैं। अगर आपको इतना समझ में आया हो, कुछ आपको क्या कहते हैं, अगर इतना समझ में आया हो तो आप प्लीज एक सेकेंड इसको डिलीट करते हैं। चलिए, तो ये हम लोग नेशनलिज्म समझ लिए। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ही सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कंसेप्ट देख लेते हैं। आपका नेशनलिज्म, आपका क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री, पहला चैप्टर, पहला पेज, पहली पेंटिंग किसने बनाई है? स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हमको पता है गलत हो सकती है। फ्रेडरिक सोरियू ने। उसमें उन्होंने एक शब्द मेंशन किया है। क्या शब्द मेंशन किया है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्या मेंशन किया है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वो बोलते क्या है पता है पेंटिंग में? वो बोलते हैं कि भैया इस पेंटिंग में जितने झंडे लिए हुए लोग दिख रहे हैं ना, उन सबका एक नेशन है, और वो नेशन कैसा नेशन है? डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक वाला नेशन है। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब कि अगर नेशन है तो वो डेमोक्रेसी वाइज होना चाहिए और रिपब्लिक वाइज होना चाहिए। मतलब अगर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों है तभी नेशन बन सकता है। पूछो क्यों? समझिए बात को। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। किसका? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले क्या स्टेटस था? सब लोग डिवाइडेड थे। अच्छा, डिवाइडेड थे तो क्या हो गया? डिवाइडेड थे मतलब इक्वालिटी नहीं थी। क्या नहीं थी? इक्वालिटी नहीं थी। इक्वालिटी ना होने से क्या हो गया? इक्वालिटी ना होने से ट्रस्ट नहीं था। ट्रस्ट ना होने से क्या हो गया? ट्रस्ट ना होने से नेशन नहीं बन सकता है। क्यों? इक्वालिटी आएगी तो ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा तो भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? जो मैंने पहला शब्द लिखा था, कलेक्टिव आइडेंटिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कलेक्टिव आइडेंटिटी बढ़ेगी। भाईचारा बढ़ा तो कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी, और कलेक्टिव आइडेंटिटी बन गई तो क्या बन गया? नेशन बन गया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक राष्ट्र कैसे बनता है? जब लोगों में क्या बनने लगता है? जब लोगों में भाईचारा बनने लगता है, लोग एक तरीके से सोचने लगते हैं, सब में प्यार बढ़ता है, सब में भाईचारा बढ़ता है, वो क्या बन जाता है? नेशन बन जाता है। इसके पहले क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक एम्पायर रूल कर रहा था। एम्पायर के अंडर में लोग डिवाइडेड थे तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि हम सब एक हैं। उनके लिए क्या था? उनका जो एम्पायर रूल कर रहा था वही सब कुछ था। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि एम्पायर भी चाहता था लोग डिवाइडेड रहे। जैसे ब्रिटिशर्स हमेशा चाहते थे कि क्या हो जाए आपका, ब्रिटिशर्स हमेशा ये चाहते थे कि आपके जो इंडिया के लोग हैं वो डिवाइडेड रहे हिंदू मुस्लिम में। इसीलिए उन्होंने बंगाल का डिवीजन किया, इसीलिए वो लोग सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए। डिवाइडेड रहेंगे तो क्या होगा? ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा, इक्वालिटी नहीं बनेगी। इक्वालिटी और ट्रस्ट नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा? नेशन नहीं आएगा, क्योंकि नेशन का बेसिस क्या है? कलेक्टिव आइडेंटिटी है। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ समझ में आता है कि फ्रेडरिक सोरियू डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बता रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से क्या आती है? बेसिकली इक्वालिटी आती है, ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट और इक्वालिटी से क्या आती है? कलेक्टिव आइडेंटिटी आती है। और जब सब एक होने लगते हैं उससे आपका क्या बन जाता है? नेशन बन जाता है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो भैया फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग भी समझ लिए, थोड़ा एक और आपका नेशन का आइडिया समझ लेते हैं। एक आपका चीज था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैंने अभी बोला फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या निकल के आया था? अगर आपने पढ़े हो तो उस बोलते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया ऑफ नेशन निकल के आया था।
क्या क्या आइडिया ऑफ नेशन निकल के आया था, याद करो। बोलते भैया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ना, ये पहले चलता था सर और मैडम, कहाँ, फ्रांस में। रिवॉल्यूशन के बाद आ गया ली सिटोयन, क्या आ गया, ली सिटोयन, मतलब कि सिटीजन बन गए सब। बोले भैया ऐसा है, सर मैडम वाला कंसेप्ट खत्म, अब हम भी नागरिक तुम भी नागरिक। मतलब समझो, पहले क्या है, एक गरीब आदमी सोच रहा है मैं गरीब हूं, सामने वाला आदमी सर है मैडम है, क्या सोचेगा, मेरे जैसा तो ये है ही नहीं, ये तो मुझसे ऊंचा है। मतलब ट्रस्ट बनेगा, नहीं बनेगा। ट्रस्ट नहीं बना, भाईचारा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। भाईचारा नहीं बढ़ा तो कलेक्टिव आइडेंटिटी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। मतलब कभी नेशन नहीं बन पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो सर मैडम हटा दिए, बोले नागरिक। बोले अब वो राजा भी नागरिक तुम भी नागरिक। तो गरीब आदमी को क्या लगेगा, भाई अब सब नागरिक हैं, राम राज्य आ गया, प्रजा सुखी है, हम भी नागरिक वो भी नागरिक, इक्वालिटी। इक्वालिटी से क्या बनेगा, भरोसा, ट्रस्ट बनेगा कि मेरे जैसा ही तो है वो, मुझसे ऊंचा थोड़ी ना है। ट्रस्ट बढ़ने से क्या आया, प्यार बढ़ा, उससे भाईचारा, फ्रेटर्निटी बढ़ी, भाईचारा से कलेक्टिव आइडेंटिटी आई, कलेक्टिव आइडेंटिटी से नेशन बन गया। समझ गए कैसे आइडिया ऑफ नेशन आया। बोले सर मैडम ले आएंगे, और बोले क्या ले आएंगे, बोले प्रिविलेज खत्म कर दो, प्रिविलेज होगा ही नहीं, सब इक्वल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बोले और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या आइडिया आया, बोले न्यू नेशन न्यू फ्लैग। बोले पुराना वाला फ्लैग क्या शो कर रहा है, बोले पुराना वाला फ्लैग किसी एम्पायर को शो कर रहा है। बोले तो, बोले नया फ्लैग ले आओ। बोले नया फ्लैग क्या शो करेगा, बोले नया फ्लैग विल शो द एस्पायरेशन ऑफ कॉमन पीपल। क्या शो करेगा, कॉमन पीपल की एस्पायरेशन शो करेगा। तो बोले क्या, बोले नया फ्लैग अगेन इज एन आइडिया ऑफ नेशन। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बोले कंसेप्ट ऑफ फादरलैंड, बोलते हैं ना भारत माता की जय, उसी तरह फ्रांस वाले क्या बोलते हैं, फादरलैंड की जय। फादरलैंड मतलब, बोले फ्रांस वाला जो एरिया ना फादरलैंड है। क्यों, बोले फादरलैंड से क्या हो गया, बोले हम सब कहाँ रहते, बोले फ्रांस में। बोले इसका मतलब हम फादरलैंड के क्या हैं, बोले बेटे हैं। बोले सब बेटे हैं, बोले हाँ। बोले इसका मतलब, बोले मतलब सब भाई हो गए। बोले भाई होने से क्या मतलब, बोले सब कलेक्टिव आइडेंटिटी है, एक ही खून है सबका। बोले इसका मतलब, बोले हम सब नेशन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फादरलैंड क्या प्रमोट कर रहा है, आइडिया ऑफ नेशन। तो अब आपको समझ में आया कि नेशनलिज्म कैसे आपका प्रमोट होता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आती है। ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं क्या लाने की कोशिश कर रही है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अच्छा अब आगे देखो, थर्ड आ जाते हैं। आपका सेकेंड चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें आपका थोड़ा गांधी जी का रोल देख लीजिए ताकि आपको नेशनलिज्म कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। गांधी जी के पहले क्या था, गांधी जी के पहले आपका रूल कब से चल रहा था, 1857 से। 1857 में क्या किए थे, सिपॉय म्यूटिनी, पहली बार कोशिश किए थी कि आज़ाद हो जाए, क्या हो गया था, अनसक्सेसफुल। फिर 1885 कांग्रेस बनाए, उन लोगों ने खूब हाथ पांव मारा, कुछ असर नहीं दिखा। 1915 में क्या होता है, गांधी जी लौटते कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। अब 1915 में गांधी जी लौटे, 1947 में देश आजाद। बोले भाई साहब 30-32 साल में इतना बड़ा करिश्मा, बोले ऐसे कैसे हो गया। बोले ये करिश्मा इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी ने ना सच में नेशनलिज्म को लेके आया। इसके पहले नेशनलिज्म कहीं ना कहीं क्या था, उस तरीके का नहीं था जिस तरीके का होना चाहिए। गांधी जी जानते थे नेशनलिज्म क्या होता है। गांधी जी ने मास मूवमेंट क्रिएट किया। बोले चरखे से क्या बनाओ, धोती बना दो, इतना सिंपल है, सब कोई कर लेगा। जब हर आदमी एक ही काम कर रहा है तो आ गया ना नेशनलिज्म, कलेक्टिव आइडेंटिटी। बोले नमक बना दो, समुद्र से नमक, हर आदमी कर ले रहा है, किसको इसमें तकलीफ है। बोले मार धाड़ नहीं करनी, गोली नहीं चलनी। बोले क्या करना है, बोले भाई साहब बस बैठ जाओ धरने पे, खत्म। बैठना तो हर किसी को आता है ना, हो गई कलेक्टिव आइडेंटिटी। कितना आसान है। गांधी जी का नेशनलिज्म क्या था, सच में कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रमोट कर रहा था। इसके पहले वाले क्या बोले, बोले गोली चलाना है। आधे लोग सोचे मेरे से नहीं होगा, ये गोली कौन उठा के चलाए। 10% आदमी गोली चलाता तो कभी नेशनल एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन पाती, नहीं बन पाती। लोगों को जोड़ने का काम किया था गांधी जी ने, और जब लोग जुड़े ना, उसी से आपकी अपने आप क्या आ गई, कलेक्टिव आइडेंटिटी। और कलेक्टिव आइडेंटिटी आते ही अपने आप क्या आ गया, नेशनलिज्म आ गया। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही। तो गांधी जी अब आपको नेशनलिज्म और क्लियर होने लगेगा। और लास्ट में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आपका नेशनलिज्म कल्चर के तरीके से भी आ सकता है। जब भी कहीं रिवॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो यूरोप की बात कर लीजिए, चाहे वो इंडिया की बात कर लीजिए, हर इंसान को नेशनलिज्म इतना कठिन लगता है, हर इंसान को नेशनलिज्म समझ में नहीं आता है। तो बोले क्या करें, बोले जिसको नहीं आ रहा है ना उसको कल्चर बताओ। बोले पधारो मारे अंगना, ये क्या है, राजस्थान का गाना है। बोले तुम्हारा अंगना क्या है, बोले राजस्थान है। बोले वहां पे कौन रूल कर रहा है, बोले ब्रिटिशर्स रूल कर रहा है।
बोले समझ रहे हो बात को कि तुम्हारे अंगने में बाहर वाला बैठ के रूल कर रहा है। तो राजस्थान वाले बोलेंगे हाँ अब हमको क्या करनी है, लड़ाई, आ गया नेशनलिज्म। बोले गाना गा देंगे, फोक सॉन्ग्स, बोले पेंटिंग बना देंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बना दी। पेंटिंग क्या है, कल्चर का यूज है। बोले भारत माता देखो बेड़ियों में बंधी हुई है। क्या बता दिया, एक गरीब आदमी, ट्राइबल बंदा, जंगल का आदमी भी देख के जान जाए कि अच्छा ये हमारी भारत माता है, इनको बेड़ियों में बांधा गया है। इसका मतलब है कि आपका जंगल का आदमी भी समझ जाएगा कि हाँ हमको क्या करना है, रेवोल्यूशन करना है। तो पूरे भारत के साथ उस ट्राइबल वाले आदमी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, भारत माता की पेंटिंग को बेड़ियों में बनते हुए दिखाते हुए। इसका मतलब है कि कल्चर पेंटिंग से क्या ले आए, नेशनलिज्म ले आए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कल्चर की मदद से, सॉन्ग्स की मदद से, नॉवेल की मदद से, पेंटिंग की मदद से, हिस्ट्री को फिर से डिफाइन करके, इन सारे तरीकों से भी आपका नेशनलिज्म क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि नेशनलिज्म क्या है और कैसे ले आया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहला वीडियो के सवाल पूछा था कि इज इंडिया नेशन इन मेकिंग, अब मैंने ये सवाल क्यों पूछा था आप जान जाइए। इज इंडिया अ नेशन इन मेकिंग, क्या इंडिया अभी भी नेशन इन मेकिंग है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। तो बोले इतनी डाइवर्सिटी है तो क्या कलेक्टिव आइडेंटिटी है? क्या सब एक दूसरे पे भरोसा करते हैं? क्या सब में भाईचारा है? क्या सब एक तरीके से सोचते हैं? क्या इंडिया नेशन है? जवाब है हाँ, इंडिया नेशन है। क्योंकि इंडिया की कलेक्टिव आइडेंटिटी किसी पर्टिकुलर रिलीजियन के बेसिस पे नहीं आती है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं आती है, किसी पर्टिकुलर कल्चर के बेसिस पे नहीं आती है, बल्कि इंडिया की कलेक्टिव आइडेंटिटी आती है, गर्व से कहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बेसिस पे। बोले हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी। कोई भी फंडामेंटल राइट को क्या कहते हैं, हटाने की कोशिश करेगा, पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ खड़े हो जाएंगे। ये हिंदुस्तानियों को एक साथ जोड़ता है। कोई भी किसी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के राइट्स को लेने की कोशिश करेगा, 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ खड़े हो जाएंगे। ये है अपना क्या, कलेक्टिव आइडेंटिटी। गलती से कोई नेशनल फ्लैग की बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, 135 करोड़ हिंदुस्तानी फिर से एक साथ खड़े हो जाएंगे। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हर हिंदुस्तानी फंडामेंटल ड्यूटीज जानता है और उसको निभाता है। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये है जो हमें साथ में जोड़े हुए हैं। हम धर्म, लैंग्वेज, कल्चर की वजह से नहीं साथ में जुड़े हैं। तो व्हेन वी से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, व्हेन वी से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस डाइवर्सिटी की रिलीजियन, लैंग्वेज, कल्चर की वजह से हमारे में यूनिटी है। ये तो हो ही नहीं सकता ना भैया। हमारे अंदर यूनिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की वजह से, कि डाइवर्सिटी होते हुए भी हम यूनाइट है बिकॉज ऑफ आवर ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। और यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी लेके आता है। हेंस वी हैव फॉर्म्ड अ नेशन दैट इज इंडिया। इसी की जगह पाकिस्तान देख लीजिए, सेम टाइम पे बना है, लेकिन उसकी कलेक्टिव आइडेंटिटी का जो बेसिस है, आई पर्सनली थिंक वो धर्म है, रिलीजियन है। लेकिन हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी का बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी है। इसीलिए वी आर सस्टेनिंग, इतने दिन से कॉन्स्टिट्यूशन टिका रहा। आई होप आपको नेशनलिज्म का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा और आपको ये जिंदगी भर काम आएगा। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये आ गया हो। थैंक यू सो मच।